नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं निशांत प्रभाकर, असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीसीएल। अभी इंटरव्यू सीरीज चला रहा हूँ। जितने भी लोग अभी AE 2022 बैच में ज्वाइन करेंगे, जिनका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, उनके लिए यहाँ पर सारे कंटेंट आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलते हैं। HR राउंड और टेक्निकल राउंड दोनों की तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ ला रहा हूँ जिसमें अभी टेक्निकल क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। HR के लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया है, वहाँ बेसिक क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड और पूछे जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, सारे मशीन्स के, पावर सिस्टम्स के सारे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे मिलेंगे। अभी आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सारे वीडियोस को अच्छे से पढ़िए और उससे कंटेंट लेकर जाइए इंटरव्यू में, आप वो उस आंसर को बोल सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू जिस तरीके से देना, मैं अपने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इंटरव्यू बहुत कॉन्फिडेंस से देना है आप लोगों को, ठीक है। और सही पोस्चर से बैठना, जब आप अंदर जाएँ, इंटरव्यू रूम में जाए तो ग्रीट करना है सारे बोर्ड मेंबर्स को, ठीक है। और प्रॉपर्ली बैठ जाना है राइट पोस्चर के साथ। अपने दोनों हाथ अपने थाइस पर रखिए और सीधा होकर बैठिए, ठीक है। आपके पोस्चर बहुत मैटर करता है। और कोशिश करना है इंटरव्यू में, पूरे इंटरव्यू राउंड में कभी भी नर्वस नहीं होना है। जो आंसर आपको आता हो तरीके से उसको दीजिए, जो नहीं आता हो या उस वक्त भूल गए हो आप, तो सीधा बोल दिए कि सर आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, है ना। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको गलत आंसर नहीं देना है ना। आप ये मत कभी सोचिएगा कि गलत आंसर दे के सामने वाले को कंफ्यूज कर देता हूँ। वो काफ़ी टाइम से इंटरव्यू ले रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, तो इसीलिए आप प्रॉपर्ली जो आप पढ़ के जाएं, जो आपको आता है वो आंसर दीजिए, ठीक है। इंटरव्यू काफ़ी स्मूथली हो जाता है, आप बस पढ़ के जाइए और तरीके से इंटरव्यू दीजिए। चाहे आप रिटन एग्ज़ाम का अटेम्प्ट करते हैं या इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हैं, तरीका बहुत ज़रूरी है। कि आप कभी कभी देखेंगे कुछ लोग बहुत कम समय में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं क्योंकि उनका तरीका एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। वैसे ही इंटरव्यू प्रिपरेशन बिल्कुल इंटरव्यू ओरिएंटेड करिए, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस आज हम लोग देखेंगे। बेसिक डेफिनेशंस क्या देखेंगे, जैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल टर्म्स तो आते ही होंगे। जैसे अगर कोई पूछ दे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होता है, तो आपको ऐसे बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू में उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है आप फंस जाए, आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप प्रॉपर्ली स्टेटमेंट को याद करके जाइए कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो तो आप एक फ्लो में आंसर दे पाए। बाकी उसके बाद अगर इंटरव्यूअर आपसे उसमें और डिटेल पूछना चाहते हैं तो आप उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करिए। लेकिन जितने बेसिक डेफिनेशंस हैं, बहुत फंडामेंटल चीज़ों का आपको लगेगा कि आपको आता है, लेकिन वो आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करिए सामने वाले को, ठीक है। जैसे कि अब रेजिस्टेंस का ही डेफिनेशन पूछ दे तो आपको पता है कि बहुत बेसिक टर्म है इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस, लेकिन आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए जो कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने डाला है कि व्हाट इज एक्टिव पावर, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो रियल पावर कंज्यूम्ड होता है किसी भी AC सर्किट में, वही तो ट्रू पावर है, एक्टिव पावर है, रियल पावर है। इसको हम लोग किलोवाट या वाट या मेगावाट में दिखाते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन याद कर लीजिए, द पावर विच इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन एन AC सर्किट। AC सर्किट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि DC में एक्टिव रिएक्टिव पावर का कोई मतलब नहीं होता, AC सर्किट में मतलब होता है। तो जो पावर रियली में यूज़ हो रहा है ना, यूटिलाइज हो रहा है, वही आपका ट्रू पावर या एक्टिव पावर है, ठीक है। इस डेफिनेशन को ऐसे प्रॉपर्ली याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज रिएक्टिव पावर, व्हाट इज रिएक्टिव पावर। तो अब देखिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए ना इंडक्टिव रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं किसी भी लाइन में, रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं X। तो जो पावर फ्लो आप लोग पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, V1 V2 अपॉन X साइन डेल्टा। ये पावर फ्लो कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन है ना। तो ट्रू पावर तो हमें तब मिलेगा जब पावर ट्रांसमिट हो पाए। अब पावर ट्रांसमिशन के लिए ये रिएक्टिव एलिमेंट का होना जरूरी है। रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर को कंज्यूम करता है। रिएक्टिव पावर क्या है कि ये आपके डिवाइस यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है एक्टिव पावर के ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, द पावर विच फ्लोज बैक एंड फोर्थ, दैट मीन्स इट मूव्स इन बोथ द डायरेक्शंस इन द सर्किट थ्रू द रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक इंडक्टर कैपेसिटर, इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। ये अनयूज्ड पावर है, बट पावर ट्रांसमिशन के लिए बहुत जरूरी है रिएक्टिव पावर। अगर रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होगा तो पावर पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B ट्रांसमिट ही नहीं होगा, तो रियल पावर आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रिएक्टिव पावर हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश होती है कि रिएक्टिव पावर जितना कम हो पाए, जितने कम में हमारा ट्रांसमिशन हो पाए, हम रिएक्टिव पावर उतना कम रखते हैं। क्योंकि रिएक्टिव पावर आपका बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घट जाता है आपका, ठीक है। जब पावर फैक्टर घट जाएगी तो एफिशिएंसी घट जाएगी, ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी। तो एक्टिव पावर हम चाहते हैं मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो पाए,
है ना। तो उसके लिए जो मिनिमम जितने रिएक्टिव एलिमेंट की जरूरत पड़े, जितने एक्स की जरूरत पड़े उतना ही एक्स रखते हैं और वही रिएक्टिव पावर आपका कंज्यूम करता है। अच्छा, किसी भी एसी साइकिल में नेट रिएक्टिव पावर 0 है। एक साइकिल में रिएक्टिव एलिमेंट कंज्यूम करेगा, दूसरे साइकिल में वो दे देगा, ठीक है। तो नेट रिएक्टिव पावर 0 हो जाता है, लेकिन ये कंज्यूम तो करते हैं, बैक एंड फोर्थ इनका होता है एसी साइकिल में। पॉजिटिव में अगर ले रहा है तो नेगेटिव साइकिल में आपको दे देगा वापस उसी सर्किट में। तो रिएक्टिव पावर बेसिकली आप याद कर लीजिए, है ना, कि अपरेंट पावर का वो कंपोनेंट जो रिएक्टिव एलिमेंट कंज्यूम कर लेते हैं बट ये यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, रिएक्टिव पावर केवीआर और एमवीआर में शो किया जाता है, ये तो आप लोगों को पता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दोनों पावर ऑफ कंपोनेंट देख चुके हैं, पी और क्यू, पी आपका क्या हुआ रियल पावर, क्यू क्या हुआ रिएक्टिव पावर, इन दोनों के कंपोनेंट से हमारा एक टर्म निकलता है अपरेंट पावर, ठीक है, जो कि रूट मीन स्क्वायर होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आप करेंगे तो आपको ये अपरेंट पावर देगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज अपरेंट पावर। दिस पावर इज मेजर्ड इन केवीए और एमवीए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग इसी में होती है ना, केवीए और एमवीए में अपरेंट पावर। तो आप ऐसे करके एक्सप्लेन कर देंगे कि दोनों के पावर का रूट मीन स्क्वायर वो आपको अपरेंट पावर देगा, ठीक है। वीआई कंजुगेट से हम इसको डिनोट भी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पावर फैक्टर। ये सारे बेसिक डिफिनेशंस है। आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको आती है, बिल्कुल आती होगी, क्योंकि फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल में ही हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं बेसिक डिफिनेशंस। लेकिन इसको प्रॉपर्ली याद करके जाइए कि व्हाट इज पावर फैक्टर, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। अब पावर फैक्टर देखिए है क्या, इट इज द रेशियो बिटवीन द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब रियल पावर, एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, मतलब अपरेंट पावर। तो रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर आपका पावर फैक्टर हो गया। इसको हम लोग cos फाई से डिनोट करते हैं। ऐसे भी आपके देखिए वी कर्व, वी होता है ना ग्राफ, इनके बीच का एंगल फाई है, तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फेजर, ये भी आपका पावर फैक्टर है। लेकिन इसको इलेक्ट्रिकल टर्म में ये बहुत ज़्यादा बेटर डेफिनेशन है कि रेशियो बिटवीन जो एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब रियल पावर, एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, मतलब अपरेंट पावर। तो देखिए अपरेंट पावर की एक और डिफिनेशन हो गई कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट और डिवाइस, सर्किट और डिवाइस में जहाँ आपका रिएक्टिव कंपोनेंट भी आ जाए और ये रियल पावर एक्टिव कंपोनेंट भी आ जाए, ठीक है। तो व्हाट इज पावर फैक्टर, ये डिफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन इंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर देखिए इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं ना, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर को, रिएक्टिव एलिमेंट होता है हमारा, ठीक है। एन इंडक्टर इज डिफाइंड एज अ टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट मतलब ये कोई एनर्जी सोर्स नहीं होते हैं, ये दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये टर्म बोलना जरूरी है कि इंडक्टर जो होते हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। इट इज आल्सो कॉल्ड कॉइल, चोक और रिएक्टर। इंडक्टर अपोजेस सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब आप देखते होंगे V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है ना, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, कोशिश करता है कि करंट को कांस्टेंट रखे। सडन रेट ऑफ चेंज होगा ना करंट में तो वो उसको अवॉइड करेगा। तो इंडक्टर क्या है कि टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड बोलना बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है इंडक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जो सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसको अपोज करता है, कोशिश करता है करंट को कांस्टेंट रखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस इसकी। एक प्लेट पर हमारे पास दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, कभी एयर कभी कोई मीडियम इसके अंदर हम डालते हैं। द कैपेसिटर इज डिफाइंड एज अ टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलना जरूरी है। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट, उसमें करंट था और वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता था, इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर रेजिस्ट सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। हम लोग लिखते हैं ना इसमें डीवी बाई डी टी टर्म को ये अवॉइड करता है, कोशिश करता है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखे। तो इंडक्टर और कैपेसिटर एनालॉजी है, एक मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है। एक रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली डिफिनेशन आप याद करके जाइए, ये बहुत बेसिक डिफिनेशंस हैं। आपसे पैनल में पूछ सकता है, आप हो सकता है कि बहुत आसान से डिफिनेशन में आप फंस जाए, जो कि आपको नहीं फंसना है। इंटरव्यू आप बहुत अच्छे से दीजिए तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइंड रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टर क्या है, इस एलिमेंट को, इस पूरे एलिमेंट को हम रेजिस्टर बोलते हैं, और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है। तो देखिए रेजिस्टर डिफाइंड एज अ टू टर्मिनल पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब इसकी प्रॉपर्टी कि कितना ये रेजिस्टेंस क्या है कि इस कितना ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर सकता है, उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन स्टेबिलिटी। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी टर्म से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की एबिलिटी होती है कि अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई फॉल्ट आ रहा है, तो क्या वो अपने इनिशियल सिचुएशन में वापस लौट जाता है। मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस आने पे क्या अपना वो इक्विलिब्रियम जो है उस पर वापस आ जाता है। तो वही उसकी एबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम टू रिगेन द स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग इक्विलिब्रियम आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आया, कोई फॉल्ट आया सिस्टम में, तो क्या आपका सिस्टम अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अचीव कर पा रहा है तुरंत, कितने टाइम में कर पा रहा है, वही उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करती है। इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड, है ना, क्योंकि आप यूपीपीसीएल का इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरा ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। हम अपने स्टेट ग्रिड को सारे स्टेट ग्रिड से जोड़ते हैं, फिर नेशनल ग्रिड से जोड़ते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या है, देखिए, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है फॉर डिलीवरिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सप्लायर्स टू कंज्यूमर्स। इसमें जनरेटिंग स्टेशंस मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों मिला के एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। हम कहीं से पावर ले सकते हैं, कहीं को पावर दे सकते हैं। अगर हम यूपी से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा जो कंट्रोल है एसएलडीसी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ये क्या करता है, हमें अदर स्टेट ग्रिड से जोड़ता है। हम महाराष्ट्र से पावर ले सकते हैं, मध्य प्रदेश से पावर ले सकते हैं, उनको पावर दे सकते हैं। ये सब ग्रिड से काम होता है। देखिए 5 रीजनल ग्रिड्स बने हुए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली आप देख लेंगे। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल ग्रिड के डेफिनेशन को आप अच्छे से याद करके जाइए कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जनरेटिंग यूनिट, ट्रांसमिशन यूनिट और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इंसुलेटर्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह लगे होते हैं इंसुलेटर। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इंसुलेटर्स को। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्लो ऑफ करंट को परमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तभी तो उनका काम है ना इंसुलेशन का। अगर उनमें फ्लो होने लगे तो वो कंडक्टर हो जाएंगे। तो दे हैव रेजिस्टिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, वुड है, पोर्सलेन है हमारे पास। इंसुलेटर्स बने भी होते हैं पोर्सलेन के, या ग्लास इंसुलेटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े टावर्स में लगे होते हैं। आप लोग कभी ट्रेन से जाएं तो आपको दिखता होगा कि ग्लास के इंसुलेटर्स हैं, बहुत सारे डिस्क लगे होते हैं। पोर्सलेन जो ब्राउन कलर का दिखता है आप लोगों को, पोर्सलेन इंसुलेटर्स होते हैं वो। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। तो हमारा ये वीडियो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मैंने डाला था, इसको आप प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। बेसिक डिफिनेशंस के कुछ और वीडियोस आएंगे जहाँ पर आप जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको आप जरूर से पढ़ के जाएंगे। जो बेसिक सबस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि बेसिक डिफिनेशन क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास, उसके बारे में अगर बेसिक डिफिनेशंस पूछ दे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सारे वीडियो कंटेंट को देखिए और यहाँ से कंटेंट ले जाइए, इंटरव्यू में डायरेक्ट आप आंसर दीजिए। ठीक है, आपको बहुत स्मूथली आंसर देना है, आपको किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। कोशिश करना अच्छे से स्मूथली प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपको ऐसे इंटरव्यूअर के सामने नर्वसनेस होती है ना, तो आप पहले मिरर के सामने या किसी अपने दोस्त के सामने ऐसे प्रॉपर्ली बोल के देखिए। ठीक है, मिरर के सामने बोलिए तो आपके अंदर की झिझक हटेगी, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आप को, और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है बिना रुके हुए। तो चलिए, आपके तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।